आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए। आदिवासी हिंदू नहीं है। साथी विधायकों ने तय किया है हर सूरत में जो देश के अन्य राज्यों में अन्य प्रांतों में हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो हमारे आदिवासियों के चहेते हैं उन लोगों ने जब अपना प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को बता दिया कि ये कोड होना चाहिए, तो उस मांग को राजस्थान में भी हम सब विधायकों ने तय कर लिया। हम मिलकर के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उस कोड को लागू करवाएंगे। ये अपनी खिचड़ी खुद ही पकाते रहते हैं टीएसपी एरिया में। अभी परमार साहब आपके सामने कह रहे थे कि अगर मैं ये मीटिंग टीएसपी एरिया में करता तो लाखों लोग इकट्ठे होते। बिल्कुल सही है, लेकिन राजकुमार जी, राम प्रसाद जी, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, आज ये जो कार्यक्रम हमारे जो सूरजपुर इकाई और महानगर इकाई ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके वहां के 1 लाख लोगों के बराबर हमारे ये लोग काम करेंगे। और समय की बहुत ज्यादा कमी रहने की वजह से ठीक ढंग से इस कार्यक्रम को हम आयोजित नहीं कर पाए। अगर हमारे पास 15-20 दिन का समय होता तो ये कार्यक्रम ऐसा ऐतिहासिक होता है कि लोग भी जयपुर के याद रखते हैं, और वो काम भी हम बहुत जल्दी करेंगे। आज हमारा जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत विस्तार से उसके संबंध में बात हुई है। परमार साहब ने एक एक बात आपको खुलासा करके बताई। मैं आपको संक्षिप्त में उसका विवरण ये देना चाहूंगा कि हम लोगों को जब 1947 में देश आजाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया, उस समय सबसे पहले आरक्षण की जब बात आई तो भारत सरकार ने जब आरक्षण देने की पहल की तो उस समय यह मुद्दा आया कि भाई आरक्षण तो दे रहे हैं, क्योंकि एसटी का जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, एसटी और एससी का। आपकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में आपको भारत सरकार ने आरक्षण दिया 7.5%। राजस्थान में आपकी 12% जनसंख्या होने के कारण राजस्थान की सरकार ने आपको 12% आरक्षण दिया। ये कैसे तय हुआ? ये तय हुआ हमारे 1931 की जो जनगणना थी, 1931 की जनगणना में जो हमारी जनसंख्या थी उसके आंकड़े लेकर के ये हमारा आरक्षण का प्रतिशत तय हुआ। अगर 1931 की जनगणना में ये जो जातिगत आरक्षण, जो जातिगत सेंसस हुआ था, वो जातिगत सेंसस के अगर आंकड़े नहीं होते तो हम लोगों को किस तरह आरक्षण मिलता? आज जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो परेशानी का कारण है, भारत सरकार 2021 की जनगणना चालू करने वाली है और 2011 तक कॉलम नंबर 7 जो रिलीजन से संबंधित था वो बिल्कुल यथावत था। 2021 का जो अभी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में से कॉलम नंबर 7 को गायब कर दिया। अगर ये कॉलम नंबर 7 गायब हो गया तो हमारे आदिवासी भाइयों की जनसंख्या का कोई पता नहीं लगेगा, और जब आपकी जनसंख्या का पता नहीं लगेगा तो आपका जो आरक्षण में प्रतिशत है
क्योंकि जो 12% जनसंख्या यहाँ की थी राजस्थान में आदिवासियों की, वो अब 15% हो गई है। 7.5% जो पूरे देश में आदिवासियों की जनसंख्या थी वो भी बढ़ करके और लगभग 10 के आसपास हो गई है। तो हमारी ये मांग है भारत सरकार से कि 2011 में जो आपका फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट को, धर्म कोड को आप लागू करिए। धर्म कोड के आधार पर आप जनसंख्या की गणना करवाइए। आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति पूजक है। तो जब आप फॉर्म भरोगे, आपकी जब जनगणना के लिए आदमी आपके पास आएगा और आपसे जब ये बात पूछेगा नहीं, तो आपका उस कोड में रिलीजन के नाम पे, आपको आदिवासी के नाम पे अगर आपने हिंदू लिख दिया उन्होंने, या कोई और धर्म में डाल दिया, तो आपकी जनगणना तो हो जाएगी, लेकिन वो आदिवासियों की उस कोड में नहीं होगी, उस कॉलम में नहीं होगी साथी। इसलिए हम सब साथी विधायकों ने तय किया है, हर सूरत में जो देश के अन्य राज्यों में, अन्य प्रांतों में हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो हमारे आदिवासियों के चहेते हैं, उन लोगों ने जब अपना प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को बता दिया कि ये कोड होना चाहिए, तो उस मांग को राजस्थान में भी हम सब विधायकों ने तय कर लिया। हम मिलकर के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उस कोड को लागू करवाएंगे, जिससे जो हमारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में हम लोगों को रिजर्वेशन आगे बढ़ सके। देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जैसा रफीक जी ने कहा, आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए। बड़े मंच से मोदी जी ने कहा था, साथियों, जो आरएसएस के लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, उन्होंने मोदी और अमित शाह को ये तंज कसा कि आपकी इतनी बड़ी हमने सीटें दे दी, अब तो आप आरक्षण खत्म करो। तो मोदी ने आपको पता क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि मैं आरक्षण की व्यवस्था को इतनी लचर कर दूंगा, इस सिस्टम को इतना कमजोर कर दूंगा कि इनको आरक्षण की, इनके पास अगर आरक्षण रहता भी है तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। और आज आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़े बड़े विभागों को वो बेचने का काम सरकार कर रही है। रेलवे को अगर बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया, बैंकों को बेचने की तैयारी हो रही है। अगर ये बड़ी बड़ी संस्थाएं अगर निजी क्षेत्र में चली गई, तो हमारे उन लोगों का, उन नौजवानों का क्या होगा जो लाखों की तादाद में बेरोजगार है और नौकरी की पंक्ति में खड़े हुए हैं। प्राइवेट आदमी, निजी आदमी किसी भी रूप में नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में इस पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। सरकारी संपत्तियों को एक के बाद एक बेचा जा रहा, और इसी के साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये चल रहा है, किसानों की जमीन को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। आज 100 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई मोदी सरकार नहीं कर रही है। मोदी जी चाहते हैं कि किसानों की जमीन को भी, जो उनके बड़े बड़े साथी हैं, यार हैं, अडानी अंबानी, उनको सरकार देना चाहती है।
ऐसी सूरत में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ा मुद्दा इनका कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। धारा 370 को खत्म करके कश्मीर को मिलाने का काम कर लिया। और इसी के साथ में अब ये जो जनगणना हो रही है 2021 की, इसमें उस जनगणना के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देश में हिंदुओं की इतनी बड़ी संख्या है, उसमें आदिवासी के कॉलम को गायब कर दो और दूसरी जो छोटे छोटे जो समूह है उनको गायब कर दो, उनको सबको हिंदू बता करके हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी कर दो। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, आदिवासियों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। हम लोग हिंदू नहीं हैं। इसलिए जब ये बात बिल्कुल सिद्ध है, संवैधानिक बात है, तो ऐसे में क्यों हमारे ऊपर हिंदुत्व को थोपा जा रहा है? तो हम लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, उसको हम जुड़वा करके रहेंगे। मैं हमारे तमाम साथियों को, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के जो हमारे महानगर की इकाई है उनको और आयोजन कमेटी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो देश के कोने कोने से आदिवासी साथी जो पधारे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने समय निकाल करके और हमारा हौसला अफजाई की, और उनको भी भरोसा दिलाऊंगा कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग साथ खड़े हैं। हमारे टीएसपी के साथी विधायक, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये रटी रटाई बात छोड़नी चाहिए। आरक्षण का लाभ किसने लिया, किसने नहीं लिया, ये प्रतिबंध किसी पे नहीं है। जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। आप लोग भी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अब आपके यहाँ भी बहुत जागृति आ गई है। और वैसे भी मैं आपको आज निवेदन करूं, जो 25 सीटें रिजर्व है आपकी राजनीतिक क्षेत्र में, विधानसभा में, उसमें से 17 सीट आपके टीएसपी एरिया में, और आपकी जनसंख्या लगी लगभग 40 लाख, और हमारे पूर्वी राजस्थान में मीणाओं की जनसंख्या लगभग 50 लाख। 50 लाख में हमारी केवल 8 सीट रिजर्व है। आप समझिए, 50 लाख में हमारी केवल 8 सीट रिजर्व है, और 40 लाख में हमारे टीएसपी के भाइयों को हमने 17 सीटें रिजर्व कर रखी है। 17 एमएलए आते वहां से। जैसे मैं अभी गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से 2008 में जीता, जनरल सीट है साथियों गंगापुर। 2008 से 2013 तक मैं रहा। जनरल सीट सवाई माधोपुर में मेरी पुत्रवधू प्रधान जिला प्रमुख रही, और अब मैं दोबारा गंगापुर जनरल सीट से दोबारा चुन करके आया हूं। तो हम लोग जनरल सीटों पे भी और संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को रिजर्व सीटें 17 दे रखी है, और फिर भी आपका जब मौका आएगा, कोई भी बात आप हमारे प्रस्ताव हमारे सामने रखते हो, हमारे मीणा समाज ने कभी भी टीएसपी के भाइयों का कोई विरोध करने का तो छोड़ो, कभी कोई बात और चर्चा भी नहीं की। कंधे से कंधा मिला करके जी जान से आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप भी पूरे आदिवासियों को एकजुट होने का, एकजुट करने में पूरी आप भी मदद करें। ये फूट वाली बात, ये भेदभाव वाली बात कि इन्होंने ज्यादा ले लिया, इन्होंने कम ले लिया, और अगर ये भी बात कोई करनी है तो घर में बैठ करके कर लेंगे, सार्वजनिक रूप से आप बिल्कुल मत करो। इसलिए आज ये मौका है हमारे टीएसपी के साथी विधायकों के साथ बात करने का, और आप लोगों से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को हम लोगों को बहुत जोर शोर से उठाना है। बहुत जल्दी जयपुर में एक बहुत बड़ा जनजातीय सम्मेलन हम लोग करेंगे। मैंने अभी टीएसपी के साथी विधायकों से भी बात की है। वो तारीख आपको ऐलान करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और बड़ा सम्मेलन करके
हमारी ताकत का इजाफा करेंगे। ये बात कहते हुए